नमस्कार दोस्तों, मैं सुधाकर पांडे एक बार फिर अपने चैनल एस पांडे यूट्यूब से आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं यह चैनल आपको अच्छा लगेगा। अगर यह टॉपिक आपको अच्छा लगेगा, अगर मेरा टॉपिक आपके आगामी परीक्षा में उपयोगी सिद्ध हो या अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। देखिए दोस्तों, बिहार में बहुत सारी परीक्षाएं सामने हैं, जैसे बिहार दरोगा मेंस है, बीपीएससी का पीटी है और भी बहुत सारे बिहार पुलिस है। बहुत सारी परीक्षाएं सामने है, इसलिए आप मन लगाकर पूरे ईमानदारी और मेहनत के साथ पढ़िए और अपने मुकाम को हासिल करिए। यह जो क्वेश्चन है, यह जो टॉपिक है जो दोस्तों, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आपको बिहार दरोगा और बिहार पुलिस बीपीएससी में पूछेगा ही। आइए दोस्तों, हम चर्चा करते हैं। टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास, और प्राचीन भारतीय इतिहास में मौर्योत्तर काल हम लोग को चर्चा करना है दोस्तों। तो मैंने प्राचीन भारतीय इतिहास में दोस्तों मैंने चर्चा कर दिया था मौर्य काल का, और मौर्य के बाद एक आक्रमणकारी युग होता है शुरू, जिसको हम कहते हैं मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में मैंने छोटा सा फॉर्मूला और ट्रिक क्रिएट किया था, जिसको मैंने बताया था कि हिंद यूनानी शक पहले करे। क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है सीरीज में सजाने के लिए कि इनमें से इनका क्रम क्या होगा। जैसे पहले दे देगा शक का, फिर आपका पहलव का, फिर आपका कुषाण का, इस तरह से। तो याद रखना है दोस्तों हम लोग को, क्या हिंद यूनानी शक पहले करे, यानी पहले कौन आए थे? तो पहले आपको हिंद यूनानी आए थे, जिसे आप बैक्ट्रियन के नाम से भी जानते हो। फिर दोस्तों शक आए थे, फिर कौन आए थे? पहलव आए थे, और फिर आपका कुषाण आए थे दोस्तों। तो दोस्तों मैंने मैंने आपको हिंद यूनानी पर, शक पर वीडियो बना दिया है। अगर उसे आप नहीं देखे हो तो जाकर उसे देख लें, प्लेलिस्ट में इसका वीडियो अवेलेबल है। आइए दोस्तों, अब हम लोग का जो टॉपिक होगा वह होगा कुषाण वंश। तो शक के बाद कुषाण आए, देखना यह है, शक के बाद आपको पहलव आए और पहलव के बाद कुषाण आए थे दोस्तों। पहलव बहुत ज्यादा नहीं पूछता है, इसलिए पहलव से क्वेश्चन, पहलव का वीडियो हमने नहीं बनाया हुआ है। कह रहा है दोस्तों कि पहलव के बाद कुषाण भारत में आए थे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा किसके बाद आए थे, तो आंसर हम लोग का होगा कुषाण। अब ध्यान देने वाला दोस्त बात यह है कि यह यूची एवं तोखारी जाति के थे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि कुषाण किस जाति के थे, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों यूची और तोखारी जाति के थे। ठीक है। अब इनका जो प्रभाव था वे कहाँ था इनका प्रभाव? तो ईरान में था, पाकिस्तान में था, अफगानिस्तान में था और मध्य एशिया में था। कुषाणों का जो प्रभाव था ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मध्य एशिया में था। अब कुषाणों से संबंधित कुछ मुख्य बातों को देखें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, निश्चित तौर पे इसमें से एक क्वेश्चन आपको पूछेगा। कह रहा है कि कुषाण जो थे यूची जाति के थे, और यूची नामक कबीला 5 कुलों में बटा हुआ था। शक भी आपको बताए थे कि शक भी 5 शाखाओं में बटा हुआ था, लेकिन ये यूची जाति के थे और ये कबीला हुआ करते थे, और इनका जो कुल था वो 5 भागों में बटा हुआ था। यूची जाति का शाखा 5 भागों में बटा हुआ था, या यूची कुल 5 भागों में बटा हुआ था, और यूची में आपको वो कुषाण था। जैसे ब्राह्मण में अगर जो देखा जाए तो ब्राह्मण में लोग कहता है पांडे है, पाठक है, तिवारी है, शुक्ला है, ये सब ब्राह्मण के अंतर्गत आता है। उसी तरह से यूची का एगो था जो 5 भागों में बटा था, उसी में एक आपका था कुषाण। अब है दोस्तों, तो यूची नामक कबीला 5 भागों में बटा था, जिसमें कुषाण एक था। कह रहा है कुषाण वंश का जो पहला संस्थापक था या शासक था, उसका नाम था कुजुल कडफिसेस। देखेंगे दोस्तों, कुषाण वंश का पहला शासक कुजुल कडफिसेस था, जो 30 एडी से लेकर के 80 एडी तक शासन किया हुआ था। अब कुषाण वंश का यह पहला शासक था, इसने अपने शासनकाल में कुछ सिक्का भी चलवाए थे। तो कह रहा है दोस्तों, इसके सिक्कों पर, यानी ये जो सिक्का चलवाया था कुजुल कडफिसेस, इसके सिक्कों पर युवांग का, महाराज का, राजाधिराज की उपाधियां जैसी वर्णन मिलता है। क्वेश्चन पूछेगा युवांग किसे, कुषाण वंश में युवांग किसे कहा जाता है? आंसर आपका हो जाएगा कुजुल कडफिसेस। महाराज का उपाधि किसने धारण किया? कुजुल कडफिसेस।
राजाधिराज का उपाधि किसने धारण किया? कुजुल कड़फिसेस। तो उपाधि धारण किया था कौन कौन दोस्तों? तो युवांग, महाराज, राजाधिराज का उपाधि। क्लियर है? आगे बढ़े दोस्तों। अब कह रहा है कि कुषाण वंश, अब यहां देखिएगा ध्यान से, जहां जहां मैंने एरो किया है विशेष ध्यान देना है। कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक बिम कड़फिसेस था। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कड़फिसेस था, जबकि कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक बिम कड़फिसेस था। अब ये वास्तविक का थोड़ा सा संस्थापक में देखें, जैसे गुप्त वंश में आप लोग चर्चा करेंगे, गुप्त वंश में हम लोग चर्चा करेंगे तो उसमें पाइएगा गुप्त वंश का स्थापना किसने किया था? तो श्रीगुप्त ने। और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसने किया था? तो वह था चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। तो उसने केवल क्या किया था? श्रीगुप्त ने क्या किया था? केवल अपने साम्राज्य का स्थापना किया, विशेष कुछ नहीं किया, जबकि साम्राज्य का विस्तार करने वाला था चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो इसी तरह से केवल क्या किया था? केवल कुषाण वंश का स्थापना कर दिया था, लेकिन कुषाणों का विस्तार जो किया था, कुषाणों को जो पूरे भारत स्तर पर जो फैलाया था, वह कौन था? तो बिम कड़फिसेस था। तो इस दृष्टि से कहा जाता है कि कुषाण वंश का वास्तविक जो संस्थापक था वह दोस्तों कौन था? तो बिम कड़फिसेस। क्लियर है दोस्तों? अब कह रहा है बिम कड़फिसेस जो था वह शैव मतावलंबी था, वह शैव धर्म का अनुयायी था। शैव धर्म को शिव जी का उपासक था। अब थोड़ा देख लेंगे दोस्तों, शैव धर्म के उपासक में मैंने आपको प्राचीन भारत में पढ़ाया था, वीडियो बनाया है, जाकर देख लीजिएगा। मैंने उसमें बताया है कि उत्तर वैदिक काल में कुछ 62 संप्रदाय उभर करके सामने आए थे, जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म इंपॉर्टेंट थे। वो डेवलप कर गए, बाकी उतने डेवलप नहीं किए। जैन और बौद्ध के धर्म के बाद भारत में शैव धर्म और विष्णु धर्म का भी विकास हो गया। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि शैव का विकास भारत के किस दिशा में हुआ था या किस भारत में? तो उत्तर। शैव धर्म का विकास उत्तर भारत में। अब वैष्णव धर्म का विकास किस धर्म में? भारत में। तो दक्षिण भारत में। ध्यान समझिएगा। अब कैसे हम लोग को याद रखना है, भुलाए नहीं। तो शैव माने शंकर भगवान, और शंकर भगवान हिमालय पर बैठे रहते हैं, हिमालय पर बैठ के पूजा पाठ करते हैं। तो भारत के उत्तर में हिमालय, तो शैव धर्म उत्तर में, और दक्षिण में आएंगे, दक्षिण में हिंद महासागर है, विष्णु भगवान क्षीर सागर में सोए रहते हैं, पड़े रहते हैं। तो दक्षिण भारत में आपका कौन हो जाएगा? दक्षिण भारत में हो जाएगा आपका वैष्णव धर्म, और उत्तर भारत में आपका हो जाएगा शैव धर्म। अब दोस्तों ध्यान देना है, कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी पूछता है कि शैव धर्म के उपासक क्या कहलाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि शैव धर्म के उपासक क्या कहलाते हैं। देखेंगे दोस्तों, शैव और वैष्णव, शैव धर्म के उपासक क्या कहलाते हैं और वैष्णव धर्म के उपासक क्या कहलाते हैं। तो दो ऑप्शन है दोस्तों, एगो कहलाएगा अलवार, एगो कहलाएगा नयनार। अलवार और नयनार, नयनार और अलवार। तो थोड़ा ध्यान देना है दोस्तों, कैसे हम लोग इसको बना लेंगे, अलवार और नयनार। तो अब कैसे? तो देखिए, वैष्णव का पहला अक्षर क्या है? वह है। वैष्णव का पहला अक्षर क्या है? वह है। इसमें मिलाइए कौन है दोनों में, नयनार में वह है कि अलवार में वह है? तो हम लोग पाएंगे अलवार में वह है, इसलिए वैष्णव धर्म के उपासक अलवार कहलाएंगे, और शैव धर्म के उपासक आपको नयनार कहलाएंगे। दोस्तों समझ में आया? आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े। तो कुछ बिम कड़फिसेस जो था वह शैव मतावलंबी था, और उसने भी कुछ उपाधियां धारण किया था, उसने भी कुछ सिक्के चलवाया हुआ था, है ना। तो कौन कौन सा सिक्का चलवाया था? तो नंदी का सिक्का चलवाया था, त्रिशूल का सिक्का चलवाया था, और शंकर का सिक्का चलवाया था। किसने? बिम कड़फिसेस ने। क्लियर हुआ? पूछेगा कुजुल कड़फिसेस कौन सा उपाधि धारण किया था? तो आंसर हो जाएगा युवांग, महाराज, राजाधिराज। या किसको कहा जाता है कुषाण वंश में? तो वो आपको कुजुल कड़फिसेस को कहा जाता है। बिम कड़फिसेस कौन धर्म का उपासक था? तो बिम कड़फिसेस आपका शैव धर्म का उपासक था, और अपने सिक्कों पर, अपने शासन काल में जो सिक्का चलवाया था उस पर शिव का, नंदी का और त्रिशूल का चित्र बनवाया हुआ था। क्लियर? अब दोस्तों जो क्वेश्चन जहां से पूछता है उसमें हम लोग ध्यान देखें। क्वेश्चन यहां से दोस्तों बहुत पूछता है, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछता है दोस्तों। क्वेश्चन पूछता है कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था?
तो ऐसे ही याद रखेंगे, क से कुषाण और क से कनिष्क, क से कुषाण क से कनिष्क। तो कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था दोस्तों? वह था कनिष्क। अब कनिष्क ने अपनी दो राजधानियां बनाई थी दोस्तों। पहली राजधानी उसका पुरुषपुर था और दूसरी राजधानी उसका मथुरा था, पुरुषपुर और मथुरा। कनिष्क ने दो राजधानी बनाई थी, पहली पुरुषपुर और दूसरी दोस्तों मथुरा। कनिष्क जो है गद्दी पर कब बैठा? तो कनिष्क गद्दी पर बैठा था दोस्तों 78 एडी में, 78 एडी में, है ना। और गद्दी पर बैठते हुए उसने एक संवत की शुरुआत की जिसे हम शक संवत कहते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा शक संवत का शुरुआत कब हुआ था? तो आंसर याद रखना है 78 एडी में, 78 एडी में। फंसाएगा क्वेश्चन ही आपको फंसा सकता है। क्वेश्चन पूछेगा शक संवत का शुरुआत कब हुआ था? तो आंसर आपका 78 एडी भी देगा और आंसर आपका 78 बीसी भी देगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा एडी, 78 एडी में। तो गद्दी पर बैठा था 78 एडी में और उसने एक संवत का शुरुआत करवाया था जो कहलाया शक संवत। अभी जो शक संवत है वर्तमान समय में भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। क्लियर है? क्वेश्चन पूछेगा कि भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाली संवत कौन है? तो आंसर हम लोग का हो जाएगा दोस्तों शक संवत, है ना। अब यहाँ देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शक संवत का शुरुआत किसने किया था? कनिष्क ने। कब किया था? तो 78 एडी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा, क्योंकि आपको आने वाले एग्जाम में आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। तो कह रहा है दोस्तों हिस्ट्री से बहुत ज्यादा हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। तो हिस्ट्री अगर आप मिस किए तो समझिए रिजल्ट आपका नहीं आएगा। तो कह रहा है शक संवत का पहला महीना चैत और अंतिम महीना फाल्गुन होता है। शक संवत का पहला महीना चैत और अंतिम महीना फाल्गुन होता है। अब थोड़ा संवत पे हम लोग चर्चा कर ले। संवत एक बार फरिया लिया जाए तो सबसे पहले विक्रम संवत का शुरुआत किसने किया था? तो एक उज्जैन का शासक था जो अमुक नाम से है, अमुक नाम नहीं अभी स्पष्ट हुआ है। उज्जैन का एक स्थानीय शासक था जिसने शकु को मार के भगाया था। अब मार के भगाने के क्रम में एक उपाधि धारण कर लिया था विक्रमादित्य का। कब? 58 बीसी में, यानी 58 बीसी में। और जो अपना एक संवत का स्टार्ट किया जो कहलाया विक्रम संवत। तो क्वेश्चन पूछेगा विक्रम संवत का शुरुआत कब हुआ? तो आंसर होगा 58 बीसी। तो वो बीसी है, IEAD है। तो विक्रम संवत का शुरुआत विक्रमादित्य ने किया। शक संवत का शुरुआत आपको कनिष्क ने किया 58 बीसी में, 78 एडी में। अब दोस्तों हिजरी संवत। हिजरी संवत का शुरुआत कब हुआ है? 622 एडी में। हिजरी संवत का शुरुआत 622 एडी में। अब है दोस्तों गुप्त संवत। तो गुप्त संवत का शुरुआत किसने किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त संवत का शुरुआत किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने, 319 से 320 एडी में। अब है दोस्तों इलाही संवत। इलाही संवत का शुरुआत किसने किया था दोस्तों? तो अकबर ने। कब? 1583 एडी में। तो संवत जरूर याद रखिएगा। ये लोग आएंगे दोस्तों। तो सबसे प्रतापी शासक, सबसे महान शासक, सबसे योग्य शासक कौन था? कनिष्क था, है ना। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी कनिष्क था। क से कुषाण, क से कनिष्क। तो शक संवत का पहला महीना चैत, मार्च कह सकते हैं इसे। कौ मार्च से शुरू होता है दोस्तों? 21 मार्च से लेकर 22 मार्च के बीच। 22 मार्च क्या है? जब आपको लीप ईयर वर्ष पड़ेगा जिस साल में, वो उस दिन आपका चैत आपको 22 मार्च से होगा। और लीप ईयर नहीं होगा, साधारण वर्ष होगा तो 21 मार्च को आपको चैत शुरुआत होगा। और अंतिम महीना आपका फाल्गुन। डायरेक्ट बीपीएससी में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है दोस्तों कि शक संवत का पहला महीना कौन है? तो आंसर हो जाएगा चैत। चैत मतलब कौन सी? मार्च। यहां समझे, इतना प्रतापी शासक था, बहुत सारा कार्य किया था ये सब। कुषाण वंश, बोले कुषाण कह रहे हैं, कुषाण वंश। और कुषाण वंश में कौन? कनिष्क ने। एक चीनी जनरल था जिसका नाम था पिन चौवा। चौ से चीनी, चौ से चौवा। बड़ा चौमंग खाता है सब चिनिया सब, सांप गुजर सब खा जाता है सब, है ना। एक चीनी जनरल था जिसका नाम था पिन चौवा, उसी ने कनिष्क को हरा दिया था।
लेकिन हरा दिया था तो क्या हुआ, कनिष्क भी कम नहीं था। रेशम मार्ग का खोज किया था कनिष्क ने। कनिष्क ने रेशम मार्ग का, क्वेश्चन पूछेगा रेशम मार्ग का खोज किसने किया, तो आंसर होगा कनिष्क। अब क्वेश्चन पूछेगा रेशम का उत्पादन विश्व में सबसे पहले किसने, आंसर होगा चीन। यहाँ ये अब बाबू दोस्तों अब कुछ सिक्का पूछता है, कह रहा है कि कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए हुए थे। कुषाण जो थे काफी शक्तिशाली थे, उनका राजस्व जो था काफी भरा पूरा हुआ था, इसलिए वो सिक्के चलवाए। किसके सिक्के, सोने के सिक्के, और प्योर सोने के सिक्के चलवाए। तो थोड़ा सिक्के पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहले सोने का सिक्का किसने चलवाया, आंसर डालिएगा हिंदी यूनानियों ने। क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज्यादा सोने का सिक्का किसने चलवाया, आंसर डालिएगा गुप्त वंश के शासकों ने। क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज्यादा चांदी का सिक्का किसने चलवाया, आंसर डालिएगा शकों ने। क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज्यादा तांबा का सिक्का किसने चलवाया, आंसर डालिएगा कुषाणों ने। क्वेश्चन पूछे कि सबसे शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलवाया, आंसर मारिएगा कुषाणों ने। क्लियर, सबसे ज्यादा गुप्तों ने, सबसे पहली बार यूनानियों ने, सबसे शुद्ध कुषाणों ने। क्लियर है, तो कुषाणों ने सर्वाधिक भारी मात्रा में तांबे के सिक्के चलवाए थे। कनिष्क बहुत ही प्रतापी योग्य शासक था। कनिष्क अपने शासनकाल में बहुत सारे कार्य किया था। इसी प्रकार कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति हुई थी दोस्तों। चौथी देखिए, महात्मा बुद्ध जब मर गए थे तो महात्मा बुद्ध के मरते ही उनके धर्म में मतभेद आ गया, और मतभेद आ जाने के कारण में लोग बौद्ध धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जाना शुरू कर दिए। इसलिए अपने धर्म को बचाने के लिए, बौद्ध धर्म को बचाने के लिए समय समय पर उस बुराई को दूर करने के लिए मीटिंग किया गया था। उसी मीटिंग को हम कहते हैं संगति। बौद्ध धर्म में कुल 4 संगतियां हुआ था दोस्तों, और चारों संगतियां का अध्यक्ष शासनकाल याद रखिएगा, पक्का परीक्षा में पूछेगा। चारों संगति का अध्यक्ष और शासनकाल याद रखिएगा, पक्का परीक्षा में पूछेगा। था देख लीजिएगा। क्वेश्चनवा पूछे कि क्वेश्चन पूछे कि बौद्ध संगति टोटल कितना हुआ है, तो आंसर हम लोग का होगा 4। और कौन कौन कहाँ होगा तत्व, देखिए ट्रिक याद रखिएगा, रावा पाकू अका अक, रावा पाकू अका, ट्रिक याद रखेंगे, रावा पाकू अकाक। ट्रिक दोस्तों याद रखना है, रावा पाकू अकाक। तो पहला संगति हुआ था राजगृह में, कौन सा शासक था, तो आंसर होगा अजात शत्रु। देखेंगे रा से रावा भले राजगृह, आंसर हो जाएगा अजात शत्रु। वा से वैशाली, किसके शासनकाल में, का से कालासुख के समय में। तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र, किसके समय में, अशोक के समय में। चौथी बौद्ध संगति कुंडलग्राम में, किसके समय में, कनिष्क के समय में। तो याद रखेंगे दोस्तों, रावा पाकू 2 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा, रावा पाकू अका अक, रावा पाकू अका अक, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलग्राम, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। क्लियर है दोस्तों। तो चौथी बौद्ध संगति आपके किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों, तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। क्लियर, आगे बढ़े। अब कह रहे हैं कनिष्क के दरबार में बहुत बढ़िया विद्वान रहते थे दोस्तों। तो कह रहे हैं कनिष्क का राजवैद्य जो था उसका नाम था चरक, जो आयुर्वेद का प्रख्यात विद्वान था। कनिष्क का राजवैद्य कौन था, चरक था, जो आयुर्वेद का प्रख्यात विद्वान था। और उसने एक किताब का नाम लिखा था, इसने एक किताब लिखा था जिसका नाम था चरक संहिता। उसने एक किताब लिखा था जिसका नाम था चरक संहिता। तो चरक संहिता का रचना किसने किया था दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा आपका चरक संहिता का खुद चरक। कौन था वो, आयुर्वेद का प्रख्यात विद्वान हुआ करता था दोस्तों। क्लियर है। अब देखेंगे, कह रहा है कि भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश चरक संहिता को ही कहा जाता है। तो चरक कनिष्क का राजवैद्य था जिसने चरक संहिता लिखा, और इतना वह अच्छी किताबें हैं आयुर्वेद का
उसे चिकित्सा का विश्वकोश कहा जाता है। ध्यान रखेंगे इसको, भारतीय चिकित्सा का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो चरक संहिता का। चरक संहिता का रचनाकार कौन है? तो चरक हो जाएंगे। क्लियर है? अगला है दोस्तों महाविभास। महाविभास सूत्र के रचनाकार कौन है? वसुमित्र। महाविभास सूत्र के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो वसुमित्र। अब इसे जो महाविभास है इसे बौद्धों का विश्वकोश कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा बौद्धों का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको महाविभास। अब महाविभास के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो वसुमित्र। ये सारे कनिष्क के समकालीन थे दोस्तों, ये कनिष्क के राज दरबार में हुआ करते थे। एक व्यक्ति है जिसका नाम है अश्वघोष। एक व्यक्ति है जिसका नाम है अश्वघोष। वह कनिष्क का राजकवि हुआ करता था, राज दरबारी कवि हुआ करता था, और उसने एक किताब लिखा था जिसका नाम था बुद्ध चरित। कनिष्क का राज दरबारी अश्वघोष था जो बुद्ध चरित का रचना किया था। बुद्ध जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा बौद्धों का रामायण किसे कहा जाता है दोस्तों? तो आंसर देना होगा बुद्ध चरित। बौद्धों का रामायण किसे कहा जाता है दोस्तों? तो बुद्ध चरित। और इसके रचनाकार का नाम कौन है? तो अश्वघोष। एक और व्यक्ति है जिसका नाम है नागार्जुन। एक और व्यक्ति है जिसका नाम है नागार्जुन। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन का। नागार्जुन का जो तुलना है, नागार्जुन जो है इनकी तुलना मार्टिन लूथर से भी की गई है। तो भारत का आइंस्टीन किसे कहा गया है? नागार्जुन को कहा गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक किताब लिखा है माध्यमिक सूत्र, और आइंस्टीन ने भी एक किताब लिखा था, एक सूत्र दिया था, फॉर्मूला दिया था। इसने एक बार फिर से देखेंगे, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक सूत्र दिया था, एक फॉर्मूला क्रिएट किया था जिसका नाम था माध्यमिक सूत्र। और आइंस्टीन जो थे उन्होंने भी एक सिद्धांत दिया था, एक थ्योरी दिया था जिसका नाम था सापेक्षता का सिद्धांत। तो जो नागार्जुन थे उन्होंने जो माध्यमिक सूत्र में बात किया था वही बात सापेक्षता के सिद्धांत में आइंस्टीन ने भी बताया था, तो मिलते जुलते था। इसलिए भारत के नागार्जुन किसे कहा जाता है? आइंस्टीन को कहा जाता है। क्लियर हुआ? अब कह रहा है दोस्तों रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क ने करवाया था। ये हमने शुरू में ही चर्चा कर दिया है। अब है दोस्तों कुषाण काल में कला बहुत ज्यादा विकसित किया था। और कौन कौन कला? गंधार कला और मथुरा कला। तो देखेंगे दोस्तों गंधार कला जो था यूनानियों द्वारा भारत में आया था। गंधार कला यूनानियों द्वारा भारत में आया था, और भारतीय कला को मिला करके और यूनानियों को कला यूनानी जो कला थे उस कला को कहा जाता था हेलेनिस्टिक शैली। यूनानी कला को कहा जाता था हेलेनिस्टिक शैली, जो इनसे पहले है। और भारत में जो कला चल रही थी वो कुछ और थी। तो यूनानियों की शैली और भारत की शैली को मिला करके जो कला डेवलप हुआ उसको कहा गया गंधार शैली। ठीक है? तो गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अब दोस्तों हम लोग पड़ाव की तरफ चल रहे हैं। भारत में द्वैध शासन व्यवस्था की जो पहली बार शुरुआत किया गया था दोस्तों प्राचीन भारत में, वह किसके समय में? कुषाणों के समय में हुआ था। और कुषाणों के समय में सर्वाधिक जो विकास हुआ था वह वास्तुकला का हुआ था। और इसी कारण दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध की जो खड़ी मूर्तियां बनना शुरू हुई थी तो वह किस काल में हुई थी? तो कुषाण के काल में। इस प्रकार कुषाण वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था दोस्तों वासुदेव। और एक क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि किस शासक को चित्रों में पतलून पहन कर दिखाया गया है दोस्तों? तो आंसर आप लोग दे दीजिएगा कनिष्क। इस प्रकार दोस्तों यह कुषाण वंश समाप्त हो जाता है। अगला वीडियो आप लोगों के लिए जल्दी ही लेकर उपस्थित होऊंगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। अगर आपको उपयोगी लगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।